तो चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं हम हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसके क्या एग्जाम्पल है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ और कुछ ग्राफ्स हैं बेटा, और साथ ही साथ इसका हाफ लाइफ पीरियड। इसमें से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। तो देखते हैं बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। सबसे पहली बात, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो। सिंपल सी बात बेटा, ऑर्डर क्या होगा? जीरो होगा। अब ऑर्डर जीरो होना तभी पॉसिबल है जब आपकी रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब बेटा ये ऑलवेज कैसी होगी? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ऑर्डर जीरो बोल दिया हमने, क्या बात इतने से ही हो जाएगी पूरी? बिल्कुल नहीं बेटा, इसके लिए हम रेट लॉ लिख करके देखते हैं। तो किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बनेगा बेटा? रेट इज इक्वल टू के, और क्या लेते हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और बेटा यहां पावर में क्या आता है? जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वही क्या आता है पावर में। मतलब बेटा यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, मतलब पावर में क्या आएगा? जीरो। अब पावर में जीरो आने का क्या मतलब है? पावर में जीरो आया बेटा, चाहे अब यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप कितनी भी लो, 1, 10, 100 कितने भी मोलर लो, पावर में जीरो आया, इसका मतलब उसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और यहां से पता चलेगा बेटा कि R इज इक्वल टू क्या जाएगा? K। मतलब अगर मैं किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ लिख रहा हूं तो यहां से मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है बच्चों? वो ये है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहेंगे हम? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती। तो चलिए देखते हैं, इस बात को हम लिखते हैं बेटा। हम क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए? ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बोलेंगे बेटा? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर अपने को यहां पर जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन भी लिखनी तो हम यही लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब बेटा ये कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। चलिए अब इसके लिए एक ग्राफ अगर हम बना करके देखना चाहें, एक ग्राफ बनाते, इससे भी हम इस बात को समझा सकते हैं। ये जो ग्राफ है ये हमने बनाया बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। तो यहां पर बेटा एक बात आपको दिख रही है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी कर दें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप कितनी भी कर दें, रेट ऑफ रिएक्शन तो चेंज नहीं होने वाली। मतलब बेटा, मतलब इस पॉइंट पे मान लिया हमने रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इस पॉइंट पे आया, मतलब कंसंट्रेशन को थोड़ी बढ़ाया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाया, लेकिन बेटा रेट अभी भी यही है। फिर मैंने कंसंट्रेशन को और बढ़ाया, रेट अभी भी यही है। मतलब बेटा ये बात समझो आप कि मैं कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, लेकिन रेट कैसी है? कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है,
तो इसका ग्राफ इस तरह से बेटा एक पैरेलल लाइन बनेगा। ये ग्राफ आपको क्या बताएगा कि आप कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कांस्टेंट होने वाली। तो इस तरीके से इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। अब अगली चीज है वो है बेटा क्या, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना चाहिए, कुछ कम से कम बेटा 2-2 एग्जाम्पल तो याद होना ही होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में जैसे आता है व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, या बेटा डेफिनेशन कभी भी लिखो तो एक एग्जाम्पल तो कम से कम लिखना ही। इसके अलावा अदर एग्जाम्स में इस तरह से भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको पहचानते बनना चाहिए बेटा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बेटा ऐसी केमिकल रिएक्शन आएंगी, ऐसी केमिकल रिएक्शन आएंगी जिनकी स्पीड मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, किसी और फैक्टर पर करेगी। जैसे हम पहला एग्जांपल ले इसका, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब बेटा ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, और क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन की स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, और लाइट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा जितनी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। मतलब इसमें एक बात मुझे पता चली कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब बच्चों ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे हम एग्जांपल देखें H2 गैस प्लस I2 गैस, या बेटा H2 गैस प्लस Cl2 गैस भी ले सकते हो आप, Cl2 ले लेते हैं अपन। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। ये जो रिएक्शन है बच्चों ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट के लिए हम HNu लिख देते हैं, ये HNu बेटा सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिएक्शन आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर इसकी स्पीड डिपेंड नहीं करेगी, इसकी स्पीड डिपेंड करेगी बेटा कि सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी है। और एग्जांपल है हमारे पास जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है बेटा Ag प्लस Br2। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr जो है ये भी आपकी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन वो एक आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए फिर और कोई एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस। कुछ गैसेस को जब हम मेटल की सरफेस में रखते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, और वो डिकम्पोजिशन कभी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी पर। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, या बेटा हम बोल सकते हैं मेटल यहां अच्छा कैटेलिस्ट अगर है तो वो फटाफट रिएक्शन कर लेती है, अदरवाइज रिएक्शन बहुत स्लो होती है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल है आपके पास, मान लीजिए अमोनिया गैस है। क्या है बेटा? अमोनिया गैस है। जब इसको मोलिब्डेनम की सरफेस में रखा जाता है, मोलिब्डेनम एक मेटल है, उसकी सरफेस में रखा जाता है तो इसका डिकम्पोजिशन होता है, N2 गैस बनती है और साथ में बेटा H2 गैस बनती है। तो ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है ओवर द मोलिब्डेनम, ये क्या है बेटा? आपकी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या और भी एग्जांपल है, जैसे आपके पास HI गैस है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ये होती बेटा गोल्ड की सरफेस में, ये होगी काय की? गोल्ड की सरफेस में। और जब ये डिकम्पोज होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और साथ में बनेगी बेटा आयोडीन गैस। तो इस तरह की रिएक्शन जो भी है, जो गैसेस का डिकम्पोजिशन हो रहा है मेटल की सरफेस में, तो वो सब बेटा आपकी क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आपको याद रखने, बोर्ड्स में भी काम पड़ेंगे और साथ ही साथ बेटा अदर एग्जाम्स में भी आप इनको यूज करेंगे। चलिए फिर देखते हैं, अब इसको समझने के बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या पढ़ना है बेटा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम समझना चाह रहे हैं। तो कभी भी जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत होगी। तो हमने एक इक्वेशन एज्यूम किया बेटा, ए कोई रिएक्टेंट है which is converting into product P and this reaction is a zero order reaction. So for this reaction, if this is a zero order reaction, then we will write a rate law, a rate law. तो रेट लॉ क्या होगा बेटा, ये तो हम देखेंगे। रेट लॉ अगर मैं इसके लिए लिखूं तो क्या बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। पावर कितनी आ जाएगी? 0। पावर 0 क्यों लिखी गई? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रेट लॉ में बेटा जो ऑर्डर है वही पावर में लगता है, क्योंकि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर में हमने क्या लगा दिया? 0। अब रेट ऑफ रिएक्शन हमने रेट इक्वेशन से भी लिखना सीखा है। रिएक्टेंट के लिए जब इसे लिखेंगे तो -d कंसंट्रेशन ऑफ A बाई dt इज इक्वल टू K, और ये वैल्यू तो हो गई बेटा 1, तो उसको मैंने नहीं लिखा। इतनी बात समझ में आती? ये माइनस क्यों लगा है? तो रिएक्टेंट के लिए माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये माइनस हमें बता रहा है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी। अब यहां दो चीजों की मुझे जरूरत होगी। एक हम ले रहे हैं यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या ले रहे हैं यहां पर? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी हमने एज्यूम की A0। क्या मान लिए बेटा? A0। देखिए अब इसमें दो तरीके हैं करने के। एक है आपका एनसीईआरटी में जो तरीका है वैसा, और एक बेटा एक और तरीका जो कंपैरेटिवली थोड़ा इजी लगता है बच्चों को और उससे जो रिजल्ट आते हैं वो भी थोड़े आसान लगते हैं। तो या तो इसे आप A0 मान लीजिए, या तो बेटा आप चाहो तो इसको स्मॉल a मान लो, A0 मान लो, या तो फिर स्मॉल a मान लो। मैं दोनों से आपको करके दिखाऊंगा सेम काम। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, बोर्ड्स में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है और बेटा कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, मतलब टी सेकेंड के बाद कुछ कंसंट्रेशन चेंज हुई। अब जो नई कंसंट्रेशन है हमें वो लिखना है। तो हमने मान लिया ये जो टी टाइम के बाद इसकी कुछ जो कंसंट्रेशन बची दैट इज 80। A0 मतलब बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 80 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम। इसको हमने एज्यूम किया है दूसरी मेथड से जब करेंगे तो A - X।
अब a माइनस एक्स कैसे आएगा सर? तो देख बेटा, इनिशियली a लिए और ये इनिशियली था 0, ये a था, ये 0 था, इसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में बदला। मान लो बेटा t टाइम में a में से x हिस्सा प्रोडक्ट में बदल गया, x तो प्रोडक्ट में बदल गया, बचा कितना? a माइनस एक्स। तो अब दोनों आपको नहीं लिखने हैं, अब आप एक बात समझ लीजिए, फिर डिसाइड करिए आपको कौन सा इजी लग रहा है। जो एक इजी लगेगा, या तो a नॉट और at से कर लीजिए, या तो a और a माइनस एक्स से, आपके ऊपर है बेटा, आप जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। मैं तो आपको दोनों बता दे रहा हूं। चलिए फिर अब कुछ वैल्यूज का यहां पर हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A जो है ये हम रखेंगे कौन सी? D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो A नॉट थी, लेकिन कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम कितनी हो गई? 80 हो गई। कितनी हो गई? 80। तो यहां पर हम क्या लेंगे? A नॉट, कंसंट्रेशन A नॉट बाय dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? K। आती ये बात समझ में? कोई डाउट इसमें हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं यार। चलिए इसमें देखिए, ये टी टाइम वाली कंसंट्रेशन यूज करेंगे हम, क्योंकि टी टाइम गुजर चुका है, तो टी टाइम वाली कंसंट्रेशन यानी कि 80 को यूज करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस डी 80 इज इक्वल टू के dt। मतलब हमने क्या किया? dt को मल्टीप्लाई में उस साइड ले गए। फिर से समझिए, ये हमने पहले लिखा क्या? रेट लॉ, पावर 0 लगाए मतलब वैल्यू 1 हो गई। ये बेटा हमने रेट इक्वेशन से लिखा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। अब यहां A में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं लेना है, आपको कंसंट्रेशन लेना है कौन सी? टी टाइम के बाद, कि टी टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई। अब बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, मतलब इसका क्या कर देंगे हम? इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे बेटा? और यहां पर हमें लगाना है लिमिट। कोई बहुत भयंकर इंटीग्रेशन नहीं है, नॉर्मल सा आपसे बन जाएगा। लिमिट लगाएंगे, कंसंट्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है? A नॉट से 80 तक। और जबकि टाइम की लिमिट क्या है बेटा? 0 से t तक। तो ये हमने लगा दिए क्या? लिमिट। तो चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं। तो माइनस तो आ गया हमारा बाहर। अब याद करिए बेटा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो d80 का इंटीग्रेशन होगा 80। और यहां पर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट इज A नॉट, अपर लिमिट इज 80। एंड यहां पर क्या करेंगे बेटा? k को बाहर निकाल लेंगे, dt का इंटीग्रेशन होगा t, और लिमिट क्या? 0 से लेकर के t तक की। ठीक है, अब क्या होगा? वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है हमारे पास? 80 माइनस लोअर लिमिट क्या है? A नॉट इज इक्वल टू K। अपर लिमिट क्या है हमारे पास यहां पर? T। लोअर लिमिट क्या है? 0। तो अब आगे बेटा सिंपल सी मैथ्स है। तो देखिए, माइनस माइनस का प्लस होगा, प्लस वाले को मैं पहले लिखूं, मतलब A नॉट माइनस 80 इज इक्वल टू KT। यही है बेटा हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चाहे तो ये आंसर कर दें, या बेटा यहां से K निकाल लो आप। K इज इक्वल टू क्या होगा? K इज इक्वल टू होगा A नॉट माइनस 80 अपॉन T। दिस इज यूअर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस तरीके से हमें लिखना है। अब ये जो रिजल्ट आया, थोड़ा सा इसको अपन अच्छे से समझते हैं बेटा कि रिजल्ट आया क्या है ना। तो रिजल्ट क्या था, शुरुआत से हमें इसको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, यहां पर A नॉट माइनस 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो A नॉट माइनस 80 जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को।
कैसे? शुरुआत में थी ए नॉट, ठीक है बेटा, शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या थी? ए नॉट थी, और थोड़ी देर के बाद यानी टी टाइम के बाद कितनी बची? 80। तो ए नॉट माइनस 80 क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ए नॉट माइनस 80 क्या होगा आपका? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आती है ये बात समझ में? तो ये तो हो गया एक तरीका, ये बढ़िया है बेटा, इस तरीके से आप कर सकते हैं, मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका कुछ ऐसा है कि हम यहां पर ए नॉट और 80 ना मान करके ए और ए माइनस एक्स से भी कर सकते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई बेटा? ए माइनस एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के। समझिए, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम कितनी है? ए माइनस एक्स। तो यहां पर मैंने क्या रख दिया? ए माइनस एक्स, बाकी सब एज इट इज है। अब इसको क्या लिखेंगे हम? माइनस डी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, और फिर क्या कर देंगे बच्चों? इंटीग्रेशन लिमिट लगा देंगे ए से ए माइनस एक्स और 0 से टी, ठीक है। तो अब माइनस तो आ गया बाहर, ए माइनस एक्स, देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों? यहां पर ए माइनस एक्स, और यहां पर लिमिट है ए से ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के, डी टी का इंटीग्रेशन आएगा टी, और लिमिट है बेटा 0 से टी। अब लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट है ए माइनस एक्स माइनस लोअर लिमिट है ए इज इक्वल टू के, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। तो ए से ए तो हो गया कैंसिल, बचा क्या? माइनस माइनस का हो गया प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और आ गया x इज इक्वल टू के टी। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? के टी। इस तरीके से x इज इक्वल टू के टी बोल दो, या k इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा? x अपॉन टी। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को देखने में लग रहा हो कि ये रिजल्ट अलग है और ये रिजल्ट अलग है, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट सेम है। कैसे? चलिए देखते हैं। यहां पर रिजल्ट देखिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए नॉट माइनस 80 जो था हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोडक्ट को। मतलब बेटा रिजल्ट क्या आया था? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। जबकि यहां क्या है बेटा? एक्स अपॉन टी, यानी एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप इस मेथड से करें, रिजल्ट तो सेम आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो आपको ये अच्छा लगता है तो इसको करिए, ये अच्छा लगता है तो इसको करिए, आपकी मर्जी है, आप देख लीजिए क्या अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाता हूं मैं, कुछ और बातें करेंगे इसके बारे में हम। अब बेटा इसको उठा रहा हूं मैं, k इज इक्वल टू क्या आया हमारे लिए? ए नॉट माइनस 80 अपॉन टी। देखिए अगर आप केवल बोर्ड परीक्षा पर फोकस कर रहे हैं तब तो उससे बेटा बढ़िया काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स की भी सोच रहे हैं तो आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसके ग्राफ वगैरह बढ़िया से पूछे जाते हैं। तो देखिए k के साथ t आ गया इधर, ए नॉट माइनस 80, और देखिए यहां पर क्या होगा बेटा? ए नॉट इज इक्वल टू क्या बचेगा? ए नॉट इज इक्वल टू ये यहां प्लस में आ जाएगा, मतलब 80 प्लस के टी। और यहां से इस इक्वेशन से मैं एक और ग्राफ बना सकता हूं, और हो सकता है ये ग्राफ आपको जेडब्ल्यू मेंस में पूछ लिया जाए। तो बेटा ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये हम लेंगे एक एक्सिस और ये लिए दूसरी एक्सिस। तो देखिए इसकी शक्ल देखिए बेटा, शक्ल मुझे दिख रही है इसकी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप। थोड़ा सा इसको उस फॉर्म में लिखता हूं मैं ताकि आपको फील हो। के टी को पहले लिखूंगा बेटा मैं, के टी को पहले लिखूंगा और ए नॉट को बाद में लिखूंगा। तो अब ये ग्राफ दिख रहा है एम एक्स प्लस सी टाइप का। अब देखिए y एक्सिस में क्या लेंगे हम? ए नॉट। x एक्सिस में क्या लेंगे? टाइम। ए नॉट मतलब बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं।
अब ये जो ग्राफ है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ग्राफ कैसा होगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ सी इंटरसेप्ट। अब यहां इंटरसेप्ट देखिए, इंटरसेप्ट मतलब बेटा सी कितना है आपका, ए नॉट है ना, तो ये आपका, हाँ थोड़ा सा बेटा यहां ध्यान दें, ये ए नॉट नहीं, y इज इक्वल टू यहां पर क्या आएगा आपका ए टी है ना, क्या आएगा यहां पर ए टी। तो क्या हो जाएगा, ग्राफ हम बना रहे हैं ए टी और टाइम, मतलब बेटा कैसे हम टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी हो रही है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, उस चीज को बताया जा रहा है। तो क्या होगा, 80 देखिए यहां प्लस में आया, हाँ देखिए यार ये सही था अपना, सॉरी फॉर दिस। इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए क्या होगा बच्चों, ये ए नॉट तो एज इट इज अपनी जगह में है, ये प्लस में आया है क्या 80, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ का इंटरसेप्ट c कितना होगा 80, c कितना होगा 80, और साथ में इसकी स्लोप जो है, स्लोप जो होगी m बराबर ये हो जाएगी k, स्लोप कितनी हो जाएगी k, या इसको हम टेन थीटा भी बोलते हैं स्लोप को, तो टेन थीटा, थीटा कहां है, थीटा बेटा दिख नहीं रहा, हमें थोड़ा सा एज्यूम करना होगा, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपका क्या थीटा, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसका स्लोप कितना होता है m और इंटरसेप्ट होता है कितना 80। इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट लिए और टाइम के साथ ग्राफ बना रहे, तो किस तरह से कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ यहां पर बना है आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटा एक बड़ा अच्छा ग्राफ है, ध्यान रखें इसे। चलिए बढ़िया है। अब इसके बाद मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्या, हाफ लाइफ पीरियड। क्या है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है ये हमें समझना, नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चों। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी, मतलब जितने टाइम में कोई रिएक्शन आधी खत्म हो गई है, जितने टाइम में कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। 50% कंप्लीट हो जाने का एक और मतलब क्या है कि 50% बची है, ठीक है, 50% कंप्लीट हुई मतलब 50% बची हुई है। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे हाफ लाइफ पीरियड, क्या बोलेंगे, द टाइम टेकन फॉर 50% completion of reaction is called half life period, ठीक है। अब बेटा इसको हम टी हाफ से डिनोट करेंगे जनरली, या कभी कभी कुछ बुक्स में हो सकता है या किसी मटेरियल में आपको T0.5 लिखा मिल जाए। तो ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई, वही मेरा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड। अब बेटा हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, एट हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, 50% कंप्लीट 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, और बेटा 50% रिएक्टेंट बचा रहा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एट हाफ लाइफ पीरियड 50% मतलब बेटा आधा, जितना भी आपने शुरू में लिया था उसका आधा क्या हो गया होगा, रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, आधा कंज्यूम हो गया बेटा इनटू प्रोडक्ट, और एंड 50% reactant is left unreacted, मतलब आधा अभी भी अनरिएक्टेड बचा होगा। 50% प्रोडक्ट बन गया और 50% रिएक्टेंट बचा रह गया। चलिए अब इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह हम डिस्कस कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब बेटा हम निकालना चाह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखते हैं कि कैसे हम एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना, हमने रिएक्शन लिए थे ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हमने इनिशियल कंसंट्रेशन एज्यूम की ए नॉट, क्या एज्यूम की बेटा, ए नॉट, और आफ्टर टी टाइम ना बोल करके बेटा टी हाफ बोल दूंगा अब मैं। टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड के बाद कितना बचेगा, ए नॉट बाय टू। कितना बचेगा बेटा, ए नॉट बाय टू, और जिसको अभी तक हम क्या मान रहे थे, 80। क्या मान रहे थे बेटा, 80। तो मतलब अब 80 की जगह मैं ए नॉट बाय टू रख सकता हूं, क्योंकि ए नॉट था शुरू में, हाफ लाइफ में आधा खत्म हो गया, आधा कंज्यूम हो गया। तो इसे अब मैं आसानी से ए नॉट बाय टू लिख सकता हूं। सही है। अब यहां पर हम क्या करें बेटा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, और क्या करना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80। ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं बच्चों, या सीधे लिखते हैं ए नॉट माइनस 80 बाय टी। टी को उठा के यहां लाते हैं, ए नॉट माइनस 80 बाय टी। अब क्या करते हैं, टी इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू, देखो बेटा दो तरीके से करना है। एक तो मैं 80 की जगह ए नॉट बाई टू रख दूं तो भी काम हो रहा है, उससे आसान काम सोचते हैं। ए नॉट माइनस 80 किसको रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को। और क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, कौन बेटा, ए नॉट माइनस 80 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इसका आधा हिस्सा प्रोडक्ट में भी बदल चुका है। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, ए नॉट बाई टू। या तो तुम क्या करो, या तो बेटा तुम 50% टाइम में, मतलब हाफ लाइफ पीरियड में प्रोडक्ट ए नॉट बाई टू मान लो, या 80 को ए नॉट बाई टू रख दो, बात एक ही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, इसको क्या कर दे रहे हैं बेटा, ए नॉट बाय टू रख देते हैं, है ना, ए नॉट बाय टू। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक, यहां टी नहीं आएगा बेटा, यहां ये के आएगा, है ना। तो यहां हो जाएगा के। यही है हमारा हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के बेटा ये इस तरह से हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला, और क्या निकाले बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। अब मैं सारी चीजों को एक बार शॉर्ट में समराइज करता हूं। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो होगा। ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या है, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनेगा R इज इक्वल टू के। मतलब इसमें हमने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, सारी बातें मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। दूसरी बात हमने बोला, फॉर्मूला क्या आया, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाई टी। तो यहां देखिए ध्यान से, एक अच्छा पॉइंट निकलेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये तो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब के जो है केवल प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक और बात यहां से निकल के आएगी कि रेट कांस्टेंट, क्या बेटा, रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड नहीं करती, और रेट कांस्टेंट भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। फिर हाफ लाइफ पीरियड निकाला हमने, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आया, क्या आया बेटा, देखते हैं हम, ए नॉट बाय 2k। ए नॉट क्या थी आपकी, इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब ये तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहां से समझ गए तीन बातें। ये तीन बातें जो है बेटा, ये आपको बोर्ड एग्जाम में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, ये बेटा अदर एग्जाम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन
and rate constant for a zero order reaction does not depend on concentration of reactants. दूसरी बात क्या है, half life period of a zero order reaction does depends on initial concentration of reactants, या बेटा इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, T half is directly proportional to A naught. मतलब half life period of a zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactants. अब थोड़ा सा इस बात को और समझते हैं बेटा, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में कितने हाफ लाइफ हो सकते हैं? तो एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कभी भी बेटा डील करना बड़ा आसान है। पहली हाफ लाइफ में 50% कंप्लीट होगी, फिर दूसरी हाफ लाइफ में बाकी की 50% कंप्लीट होगी। अब आपको सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये बात तो सारी रिएक्शन में होती है, लेकिन नहीं नहीं बेटा, सारी रिएक्शन में नहीं होंगी। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर जब डिस्कस करेंगे वहां पर। यहां पर आप समझिए कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाती है। चाहे तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं और फिर बेटा मैं बाकी की बातें कर सकता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं कंप्लीट लाइफ, या तो कंप्लीट लाइफ बोलो या सीधे बोल दो बेटा टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, है ना। तो कंप्लीट लाइफ कितनी है देखते हैं। रिएक्शन थी हमारी ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमने एज्यूम किया ए नॉट, प्रोडक्ट कितना था 0, बट आफ्टर एट टी 100%, टी 100% मतलब बेटा कंप्लीट हो गई ना रिएक्शन, कंप्लीट लाइफ, तो ये कितना बचेगा 0, ये कितना हो जाएगा ए नॉट। तो बेटा यहां पर जो 80 था वो कितना हो गया 0 हो गया। क्यों हो गया 0? क्योंकि जब तुमने बेटा 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल दिए, 100% टाइम निकाल रहे हो, तो रिएक्टेंट 0 बचेगा, ऑब्वियस है ये तो क्या होगा, T 100% निकालना है मुझे। इक्वेशन क्या आया था मेरे पास, K इज इक्वल टू ए नॉट माइनस AT बाय T। ठीक है, अब बेटा 80 की जगह 0 रख रहा हूं मैं, जब T 100%, T यहां ले आऊं मैं, T इज इक्वल टू क्या होगा ए नॉट माइनस, सॉरी बेटा यहां पर AT आएगा, है ना, AT आएगा, तो ए नॉट माइनस AT अपॉन K। तो क्या होगा, ये होगा T 100% अगर मैं निकालना चाह रहा हूं, मतलब टाइम टेकन फॉर 100% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो ए नॉट है, माइनस AT की जगह 0 अपॉन K, इट विल बिकम ए नॉट अपॉन K, ए नॉट अपॉन K। ये क्या था बेटा, ए नॉट अपॉन 2K। मतलब यहां से अपन ये समझें T 100% में ए नॉट अपॉन K की जगह ये 2 को यहां उठा के ले जा लो, तो 2T हाफ हो जाएगा। देखना बेटा यहां से बढ़ रहा हूं मैं, 2 को उठा के यहां ला रहा हूं, 2T हाफ बराबर क्या होगा ए नॉट बाय K, यानी ए नॉट बाय K की वैल्यू जो है 2T हाफ है, तो T 100% इज इक्वल टू ए नॉट बाय K यानी कि 2T हाफ। यानी इससे कंक्लूजन आया बेटा कि कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाएगी। पहली हाफ लाइफ में इसका 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा और दूसरी हाफ लाइफ में 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये आज बेटा इस वीडियो में हमने सारी बातें की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। कल हम बात करेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, फिर इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।